20 जुलाई 2021 के द हिंदू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे टेबल के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है, तो लेट्स क्विकली मूव ऑन डियर फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियो, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। आज के लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। हमारे देश में हर साल जब भी सीज़न चेंज होती है तब हमें इस प्रकार की खबरें देखने को मिलती हैं। बारिश के मौसम में बाढ़ आने की वजह से या फिर लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मृत्यु होती है। सर्दियों के मौसम में लोगों के पास घर नहीं है, मृत्यु हो रही है। गर्मियों के मौसम की बात करें तो लोग बाहर जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, हीट स्ट्रोक लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो ख़ास करके हमारे बड़े शहरों में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दुनिया के सबसे पोल्यूटेड, दुनिया के सबसे कंजेस्टेड, दुनिया के सबसे वर्स्ट सिटीज़ अगर कहीं पर हैं तो वो हमारे देश भारत में हैं। मैं आप जितना ही पेट्रियोटिक हूँ, लेकिन जो सच बात है वो तो कहनी ही पड़ेगी। दुनिया के सबसे पैसे वाले लोग और दुनिया के सबसे गरीब लोग आपको हमारे शहरों में देखने को मिलेंगे। तो ये सिचुएशन है हमारे शहरों की, जिनको हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी के इंजन्स। हमारे इकोनॉमी के इंजन्स जो हैं वही ऐसे टूटे फूटे या फिर दे आर नॉट अप टू द मार्क। तो जब तक हम ये चीज़ों को रिपेयर नहीं करेंगे, जब तक शहर में, गांव में हर एक व्यक्ति के पास अपना खुद का घर ना हो, उसके ऊपर छत जब तक ना हो, और सिर्फ छत से कुछ नहीं होगा। यू नीड इंटरनेट, यू नीड वाटर, आपको नल से जल चाहिए और देना भी पड़ेगा। देन यू नीड कुकिंग गैस, राइट, इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ ऐसी 4-5 चीज़ें हैं, ये एक बंडल ऐसा है कि घर के साथ ये सारी चीज़ें तो आपको देनी ही पड़ेगी। जब तक एक एक व्यक्ति के पास ये नहीं है तब तक हम अपने देश को डेवलप तो के ही, मीन्स वी कैनॉट थिंक इवन एज वेल कि हम अपने आप को ऐसा कहें कि हम डेवलप्ड देश हैं। एवरी सिंगल सिटीजन के पास, एवरी सिंगल फैमिली के पास ये चीज़ होनी चाहिए। सिटीजन्स के पास नहीं, बट आई वुड से फैमिली के पास, हर एक परिवार के पास अपना खुद का एक पक्का मकान होना चाहिए। तब जाकर ये इस प्रकार के इश्यूज जो है वो बंद होंगे। राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने एक पॉर्न वीडियो रैकेट में अरेस्ट किया है। गवर्नमेंट ने लोकसभा में यह कहा है कि सेबी और डीआरआई जो है ये अदानी ग्रुप को प्रोब कर रही है। फिर पिगासस की बात करें तो ये एक स्पाईवेयर है। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, एक्स इलेक्शन कमिश्नर लवासा का नाम, इनके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो लिस्ट में आए हैं। इन सभी लोगों को स्नूप किया गया था। स्नूप यानी कि चोरी छुपे उनके फ़ोन्स, ईमेल्स एक्सेट्रा को ट्रैक किया गया था। अब पिगासस के साथ जुड़ा हुआ ये जो इन्फोग्राफिक है वो आपको आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है। तो लेट मी टेक यू थ्रू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Pegasus method of attack is called zero-click attacks, which do not require any action by the user. The spyware can hack a device simply by giving a missed WhatsApp कॉल। आपके फ़ोन के ऊपर एक मिस्ड WhatsApp कॉल दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली ये वायरस जो है वो आपके फ़ोन तक पहुंच जाएगा। ये आपके कॉल लॉग्स और सारी चीज़ों को आपको पता भी नहीं चलेगा और बदल देगा। ये मैन्युअली भी इंस्टॉल किया जा सकता है, वायरलेसली भी इंस्टॉल किया जा सकता है। और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है कि 60 डेज तक अगर आपका फ़ोन जो है वो मीन्स यूज़ नहीं हुआ और जो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर हैं उनके साथ इसका कनेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे, इंटरनेट नहीं है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और सारे अपने जो ट्रेसेस हैं वो रिमूव कर देगा। If it detects that it was installed on the wrong device or SIM card, it will self-destruct. Amnesty International noted that despite issuing security updates, Android and iOS devices were breached. और क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं? यस, आप अगर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो मेक श्योर कि ऑफिशियल स्टोर से ही उस ऐप को डाउनलोड करें और सस्पिशियस ईमेल और टेक्स्ट को रिप्लाई या फिर उसको क्लिक ना करें। और जब भी एक बार ये स्पाईवेयर आपके फ़ोन में एंटर हो जाता है तो आपके सारे जो कॉल लॉग्स, मैसेजेस, ईमेल्स, कैलेंडर्स, इंटरनेट हिस्ट्री, आपका लोकेशन, जियो जो आपका व्हाट भी से
लोकेशन बेसिकली, राइट, आपका जीपीएस, राइट, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। जीपीएस जो है उसको, जीपीएस मीन्स आपको ट्रैक करेगा आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स जो है वो हैकर के पास पहुँच जाएगी। फिर ये एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा है। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने केरला सरकार को ये पूछा है कि आपने बकरी ईद के ऊपर कर्ब्स क्यों नहीं लगाए, और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एमिड प्रोटेस्ट्स पार्लियामेंट सेशन ऑफ टू ए टर्बुलेंट स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले कहते हैं कि विल मेक इट स्मूथ और हम कोऑपरेट करेंगे एक्सेट्रा, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होता है किसी ना किसी इश्यू के ऊपर फिर डिस्कशन नहीं होती है, ऐसे बवाल होती है, दैट इज़ नॉट ओके। मोदी साहब ने यह कहा है कि आप प्रश्न उठाइए, इश्यूज रेज कीजिए, लेकिन सरकार को रिस्पॉन्ड देने का भी मौका दीजिए। फिर कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो मेकेदातु, ये जो एक डैम वाला इश्यू है जिसको हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, तो नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट तमिलनाडु ने कहा कि वो लीगली इस चीज़ में आगे बढ़ेगा। और नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्रीटिंग्स दी हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब ने ये कहा है कि स्नूपिंग केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक प्रोब होनी चाहिए। व्हाट्सएप के सीईओ ने कहा है कि ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि भारत जो है वो FATF का इस्तेमाल पॉलिटिकल एंड्स के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए कर रहा है। भारत की एक हाई कोर्ट ने यह कहा है कि स्पीडी ट्रायल ए फंडामेंटल राइट। तो बताइए किस हाई कोर्ट ने यह कहा है कि स्पीडी ट्रायल जो है वो एक हमारा मौलिक अधिकार है। और कम बारिश की वजह से जो ऑयल सीड फार्मर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। गोतबाया राजपक्षे जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, उन्होंने ये कहा कि वो सेकंड टर्म के लिए भी तैयार हैं। अभी उनकी टर्म चल रही है, लेकिन पहले उन्होंने ये कहा था कि वो एक ही टर्म के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे। अब वो कहते हैं कि दूसरी टर्म के लिए भी वो प्रेसिडेंट बनना चाहेंगे। ग्लोबल कॉल टू एंड तालिबान, बेग पार्डन, ग्लोबल कॉल फॉर एंड टू तालिबान ऑफेंसिव। यूके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग देश है, क्योंकि यूके ने सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए हैं, सारी चीज़ों को खोल दिया है। तो अब साइंटिस्ट तो वार्निंग दे रहे हैं कि ये गलत डिसीजन लिया। अब देखते हैं कि क्या होगा। पूरी दुनिया यूके के एग्जाम्पल से देखेगी कि अच्छा होगा बुरा होगा। अब देखते हैं केसेस बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। और क्लाइमेट चेंज की वजह से स्विस आल्प्स के आसपास 1000 से भी ज़्यादा लेक जो हैं वो ऐड हुए हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघल रहा है और फिर वो पानी नीचे आएगा और वहाँ पर एक छोटा सा लेक बन जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन हो रही है। ओपिनियन एडिटोरियल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ने को मिलेगा, व्हाट बीजिंग वांट्स टू टेल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विजय गोखले साहब ने यह आर्टिकल लिखा है। हु इज़ विजय गोखले? विजय गोखले साहब फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर दो तस्वीरें हैं, एक है येन शितोंग और दूसरे हैं वैंग जीसी। अब येन और वैंग जो हैं ये दोनों लोगों को चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी कम्युनिटी में, या फिर जो चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो ग्रुप हैं, तो उसके दिग्गज माने जाते हैं ये दोनों। और इन दोनों ने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा है फॉरेन अफेयर्स नाम का जो पब्लिकेशन है वहाँ पर। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का ही एक आप कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर है या फिर प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो शी जिनपिंग साहब ने 100th एनिवर्सरी के दिन पर काफ़ी सारी बातें बताई थी। तो इसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये येन और वैंग ने अपने आर्टिकल में कुछ चीज़ें बताई हैं जो हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Wang and Yen start by acknowledging that recent changes in US foreign policy mean that relations are unlikely to grow any less tense or competitive. उनका कहना यह है कि यूएसए ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चाइना के प्रति जो चेंज की है, जो बदलाव हमें देखने को मिला है, इसकी वजह से अब रिलेशनशिप जो है यूएसए और चाइना के ये और ज़्यादा टेंस ही होंगे और ज़्यादा क्रैक्स वाले होंगे और ज़्यादा तीखे कड़वे रिलेशनशिप होंगे। कंपटीशन होगी दोनों देशों के बीच में। और यहाँ पर ये दोनों राइटर्स जो हैं या फिर चाइना के जो, क्या बताऊँ मैं आपको, ऑफिसर्स, राइट, चाइना के जो स्पीकर्स हैं, वुड से, यस दैट्स द राइट वर्ड, स्पीकर। तो ये दोनों चाइना के जो स्पीकर्स हैं वो ये कहते हैं कि यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप में जो ये कड़वाहट नज़र आ रही है उसके पीछे मेन रीज़न कौन है? ऑफ कोर्स चाइना तो है ही नहीं। चाइना ने तो कुछ गलत किया ही नहीं और चाइना कभी गलत कर भी नहीं सकता, क्योंकि चाइना इतना अच्छा देश है। अगर आप उनका वो जो लिखी है लाइन्स अगर वो पढ़ें
देन यू विल फाइंड कि वो सारा ब्लेम जो है वो यूएसए के ऊपर डाल रहे हैं। उनका कहना यह है कि दोनों देशों के बीच में, यूएसए और चाइना के बीच में एक खास रिलेशनशिप था। उसमें यह था कि कभी भी यूएसए जो है वो चाइना के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी नहीं करेगा, और बदले में चाइना जो है वो कभी भी यूएसए का जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, यूएसए जो इंटरनेशनल पिरामिड में जो टॉप पर बैठा है, तो चाइना कभी भी वहाँ पर आकर या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करेगा जिसकी वजह से यूएसए को कोई इश्यू हो। लेकिन यहाँ पर ये दोनों राइटर्स ये कहते हैं, स्पीकर्स ये कहते हैं कि यूएसए ने हमारे घर के अंदर दखल अंदाजी करने की शुरुआत की, और ख़ुद यूएसए जो हैं ये बर्बादी के ऊपर हैं। यूएसए में पॉलिटिकल डिसफंक्शन चल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, वहाँ पर एथनिक और रेशियल डिविजन्स हैं, इकोनॉमिक स्टैग्नेशंस हैं, फिर वहाँ पर गन वायलेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, अर्बन अनरेस्ट, जो ट्रम्प साहब इलेक्शन हार गए थे तो उस टाइम पर जो चीज़ें हमने देखी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। और उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें जो हम यूएसए में देख रही है, ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो आपको चाइना में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सीसीपी है, चाइनाज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप है पावर के ऊपर, और वहाँ के लोग जो हैं वो सीसीपी को चाहते हैं कि सीसीपी ही चाइना को कंट्रोल करे, सीसीपी ही चाइना को ऑपरेट करे और मैनेज करे और देश को चलाए। तो अच्छी अच्छी बात यह है, ऑफकोर्स चाइना के बारे में यहाँ पर लिखी गई है, क्योंकि सीसीपी के ही ये लोग हैं। इट्स लाइक कि भाजपा का कोई स्पीकर या फिर भाजपा का कोई राइटर है तो भाजपा के बारे में बुरा थोड़ी लिखेगा। सेम थिंग गोज विद कांग्रेस, सेम थिंग गोज विद एनी अदर पर्सन, राइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हमें देखने को नज़र आ रही है। The new challenge for Beijing is how to be seen to be championing the cause of multipolarity while actually striving for a duopoly with the US, as Yan cleverly phrases it, a multipolar order with US-China relations at its core. यहाँ पर वो किस प्रकार का रिलेशनशिप चाहते हैं, या फिर दुनिया किस प्रकार की होनी चाहिए? ए मल्टीपोलर ऑर्डर विथ US-China रिलेशंस एट इट्स कोर। दुनिया में सिर्फ दो ही पावरफुल देश हों आने वाले फ्यूचर में, राइट, फॉर एवर नहीं, आने वाले कुछ समय के लिए, ये है यूएसए और चाइना। और बाकी फिर दुनिया के ये मल्टीपोलर, यानी कि वैसे जनरली जो कहते हैं मल्टीपोलर, यानी कि अलग अलग देश, अलग अलग जगहों पर अलग अलग देश जो है वो पावरफुल हो, और कोई भी एक देश इतना ताकतवर ना हो कि वो पूरी दुनिया के ऊपर राज करे। लेकिन चाइना का जो मल्टीपोलर है उसमें वो खुद और यूएसए, इसके अलावा किसी भी देश का नाम यहाँ पर नहीं लिया है। और वो ये भी जानते हैं कि अभी वो यूएसए को टेक ओवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सालों के बाद एक बार एक साथ एक सामने सामने बैठ जाए, एक लेवल पर बैठ जाए, उसके बाद फिर यूएसए को भी पीछे छोड़कर फिर हम आगे चढ़े जाएंगे, और फिर होगी मोनोपोली। सिंगल देश जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा, यही उनका सपना है। दैट्स चाइना। Yan refers to China's dual identity, claiming that there is no contradiction between China seeking global co-hegemony and at the same time continuing to be developing country as a demonstration of its geopolitical alignment. एक तरफ वो ये कहता है कि चाइना बहुत ही ताकतवर देश है, दूसरी तरफ वो अपने देश को डेवलपिंग स्टेटस भी मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें उनका एक वर्ड भी से एक मुखौटा जो है वो देखने को मिलता है। चाइना ये भी कहता है कि यूएसए जो है वो अपनी वैल्यू सिस्टम को एक्सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी जो है उसको दूसरे देशों के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। चाइना कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करता है। लेकिन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कई ओकेजन्स के ऊपर ये कहा है कि डेवलपिंग देश जो हैं उनको चाइना का मॉडल फॉलो करना चाहिए। तो राइटर्स कुछ और कह रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब कुछ और कह रहे हैं, तो यहाँ पर उनके ही तालमेल का अभाव यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली चाइना ये चाहता है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनको एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर काउंट किया जाए, और उनको पता है कि अभी वो डायरेक्टली यूएसए को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी उनको कुछ सालों का वक्त लगेगा। अभी चाइना इतना भी ताकतवर नहीं हुआ है। यूएसए जो है वो एक लंबे समय से एक हाई टेबल के ऊपर बैठा है। इट्स लाइक व्हेन आई सी दिस टू कंट्रीज, इट्स लाइक वन यू कैन से मैच्योर लायन एंड अ यंग लायन, राइट। आई एम श्योर यू नो कि एक लायन के वर्ल्ड में ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद एक लायन जो है, मेल लायन, उसको यंग लायन आते हैं और उसको या तो मार डालते हैं या फिर उस रेंज में से निकाल देते हैं और फिर फैमिली को टेक ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाइना इज़ लाइक मोर ए सॉर्ट ऑफ यंग लायन जो अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है। इट्स लाइक स्टिल फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स टू गो, लाइक दैट।
और यूएस एक मैच्योर लायन है, उसको एक्सपीरियंस और उसका हैवी वेट, ये सारी चीज़ें उसके फ़िलहाल एडवांटेज में हैं, लेकिन उसी के साथ धीरे धीरे एज जो है वो भी उसके अगेंस्ट जाने लगेगी, और चाइना इट्स लाइक ए यंग लायन, सो दैट्स व्हाट आई सी। बट एनीवे, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? भारत के लिए ये 3 पॉइंट्स ध्यान में हमें रखने चाहिए। फर्स्ट, द स्टेटमेंट दैट देयर इज ए पैराडिम शिफ्ट इन पोस्ट कोविड चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। ये चीज़ जो उन्होंने लिखी है कि पोस्ट कोविड चाइना की फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें एक ज़बरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा, तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन दिस। सेकंड, Jens forthright statement that Beijing views America's so-called issue-based coalitions। वो ये कहते हैं कि यूएसए का जो इश्यू बेस्ड कोalitions हैं, यूएसए ने जो नए ग्रुप्स बनाए हैं जो एक पर्टिकुलर इश्यू को ध्यान में रखते हुए या फिर कुछ इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ग्रुप्स जो बनाए हैं, जैसे कि क्वाड, तो ये क्वाड जैसे ग्रुप जो हैं ये चाइना के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, जैसा उन्होंने लिखा है अपने आर्टिकल में। और तीसरी चीज़, चाइना इज स्टिल ऑफरिंग एकोमोडेशन इफ वॉशिंगटन जस्ट रिस्पेक्ट्स बेजिंग्स इंटरनल ऑर्डर एंड एक्नोलॉजेस चाइनाज रीजनल डोमेन्स। चाइना जो है वो समाधान करने के लिए तैयार हैं अगर यूएसए जो है वो चाइना के इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी, जैसे कि ताइवान, तो ताइवान है, हांगकांग है, ऐसे मैटर्स के ऊपर अगर यूएसए इंटरेस्ट लेना छोड़ दें तो फिर चाइना जो है वो, और ये मान ले कि ये रीजन में चाइना का डोमिनेंस है, तो फिर चाइना भी तो चाइना समाधान के लिए तैयार है, वरना फिर चाइना भी कंपटीशन के लिए रेडी है। तो दैट्स व्हाट दे हैव रिटन। तो इससे आपको चाइना की थिंकिंग, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ हमें पढ़ने को मिलती है। पेगासस के बारे में मैंने आपको बेसिक डिटेल्स तो बता दी है। अब ये जो पेगासस स्पाईवेयर हैं, ये इज़राइल की एक कंपनी बनाती है, और आपके लिए वो मैं नाम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आज का आपका प्रश्न ही यही है कि पेगासस जो हैं ये इज़राइल की एक कंपनी बनाती है, तो बताइए उस कंपनी का नाम। कमेंट सेक्शन में आपको नाम देना है, राइट। तो ये है आज का आपका एक क्वेश्चन। नाउ, इज़राइल की सरकार जो है उसके साथ में से ये पेगासस के साथ ऐसा है कि आपको इज़राइल की सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर भारत को ये सॉफ्टवेयर चाहिए, और ये सिर्फ गवर्नमेंट को ही देती है। पेगासस जो है वो किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं होगा, ये गवर्नमेंट के पास ही आपको मिलेगा। और डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, इज़राइल की डिफेंस मिनिस्ट्री से आपको एक परमिशन चाहिए, उसके बाद ही आपको ये बेचा जा सकता है। 2019 में फेसबुक ने ये कहा था कि इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते हुए इंडियन लॉयर्स, इंडियंस और कुछ इंडिया के जो राइट्स एक्टिविस्ट हैं, तो इनको स्पाई किया गया, इनको स्नूप किया गया। और संडे को ये खबर आई कि पेगासस जो है इसका इस्तेमाल जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से किया गया, काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा, और सरकार ने तो क्लियरली बता दिया है कि ऐसी कोई भी चीज़ हमने नहीं की है। अब सरकार ने इस चीज़ को किया है नहीं किया है उसके बारे में हमें तभी पता चलेगा जब एक थरो प्रोब इसके ऊपर होगी, एक थरो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं है और जब तक इसका रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक सरकार मना करती रहेगी, ओपोजिशन लीडर्स जो हैं वो इल्ज़ाम डालते रहेंगे और हम सब जो हैं वो देखते रहेंगे। इट्स लाइक टेनिस देखने जैसा हो जाएगा कि यहाँ देखे वहाँ वी आर जस्ट लुकिंग हियर एंड देयर, तो दैट विल नॉट हेल्प। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमें चाहिए। The process of a government agency acquiring the spyware will reveal which agency wanted and for what reason। अगर सरकार की कोई एजेंसी के पास ये है तो किस एजेंसी के पास है और क्या इसका इस्तेमाल वो करने वाले थे। और हमें एक इंटरनेशनल कम्युनिटी भी चाहिए जो इस प्रकार की प्रोसेस, क्योंकि अब हम सब इसमें जुड़े हुए हैं, राइट। एवरीवन वी आर लाइक इंटरनेट की वजह से वी आर वासुदैव कुटुंबकम, कि कहीं पर स्पाईवेयर या फिर इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया है और उस व्यक्ति ने आपको मैसेज किया तो फिर आप भी उसके रडार में आ सकते हैं। तो द बेस्ट इज़ कि हमारे पास एक इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, कि एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक ऐसे स्पाईवेयर और इन चीज़ों को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी हो, इसमें एक प्रोटेक्शन मिले, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इज़राइल में ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो इस प्रकार की चीज़ें डेवलप करती हैं। अब उनकी सिक्योरिटी की वजह से उनको चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आम आदमी के ऊपर इसका इस्तेमाल करना जो है दैट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड या फिर इट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। ये हमारे जो प्राइवेसी है, हमारा जो जीवन है, फिर ऐसी चीज़ हो जाएगी कि आप कुछ भी करेंगे समवन इज़ ऑलवेज लुकिंग एट यू। तो
ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स होना छोड़ देंगे, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी. तो वी डोंट नीड दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. हेल्थ अबव ऑल. जो केरला सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि भाई आपने रिलैक्सेशन क्यों दिया बकरी ईद को लेकर, वैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट को एक स्टेप लेना पड़ा. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा और फाइनली ये जो कन्वर यात्रा है उसको बंद किया गया है, इसको कैंसिल किया गया है. इससे पहले की खबर ये आई थी कि उत्तराखंड सरकार जो है उसने स्टेप ये लिया, उत्तराखंड सरकार ने ये डिसाइड किया कि वो कन्वर यात्रा को अलाउ नहीं करेंगे इस साल. ये सेकंड ऐसा साल था. और कन्वारीज जो होते हैं ये भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव के डिवोटीज होते हैं. तो ये चीज़ एक ध्यान में रखिएगा, कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जाते हैं. नाउ द थिंग इज के कोर्ट ने क्या कहा है. कोर्ट ने ये कहा, द कोर्ट हैड reiterated a principle that is being observed in most places, the idea that the health of the public and their right to life are paramount. All other sentiments, albeit religious, are subservient to this most basic fundamental right. जब बात लोगों की जान की आए, जब राइट टू लाइफ की बात आती है, तो आपके जो भी रिलीजियस या फिर धर्म को लेकर जो भी आपके सेंटिमेंट्स हैं, वो सारे सेंटिमेंट्स जो हैं उनको बैक बेंच पर भेजा जाता है. प्रायोरिटी जो है वो लोगों के जीवन को, राइट टू लाइफ को दी जाती है. ये कोर्ट ने क्लियरली बता दिया है. अब कुंभ मेला जो है उसमें क्या हुआ, वी नो. कुंभ मेले की वजह से काफ़ी सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ और कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई. सेकेंड वेव के टाइम की बात है अभी, और यहाँ पर भी केरला में जो बकरी ईद को लेकर जो परमिशन दी है और रिस्ट्रिक्शन, तो ये एक बहुत बड़ी गलती की है सरकार ने, केरला की सरकार ने. वी डोंट वांट टू सी दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, राइट. और कुंभ मेला होने के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो ये कन्वर यात्रा करवाना चाहती है. दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. सरकारों को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए. फिर क्या ये सरकारें जो हैं वो अलग अलग धर्म के लोगों को, हिंदू के त्यौहार, मुसलमान के त्यौहार, क्रिश्चियन के त्यौहार, जो भी त्यौहार आते रहेंगे हमारे देश में, आप परमिशन ऐसे देते रहेंगे और फिर क्या आप उनको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएंगे. मीन्स ये ऑक्सीजन बॉटल्स टाइम पर होगी, रेमडेसिविर के इंजेक्शंस अगर अच्छे हैं बुरे हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन दवाइयों की शॉर्टेज, वैक्सीन हमारे पास नहीं है, राइट. वैक्सीन की क्वांटिटी आप देखिए, जितनी देनी चाहिए उतनी नहीं दे पा रहे हैं और ऊपर से हम इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं. तो दिस इज़, ये क्या कहें हम. अब ये कौन डिसीजंस लेता है ऐसे, कौन से ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुँच गए हैं, क्या उनको ग्रास रूट रियलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है. ये सारी चीज़ें वोट्स और पॉलिटिक्स को देखकर की जाती हैं. क्या हम इतने डरपोक हो गए हैं कि हमारे जो धर्म के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स जो होते हैं, जहाँ पर लोगों के जान की बात आती है, तो हर बार सुप्रीम कोर्ट को आपको कहना पड़ता है. तो सरकार में रहने का फ़ायदा क्या. तो फिर देश सुप्रीम कोर्ट को ही दे दो, सुप्रीम कोर्ट ही देश को चला लेगा. तो दिस इज़ रिडिक्युलस. ये जो इस प्रकार की चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो सीरियसली ये क्या इनको जान की पड़ी ही नहीं है लोगों की. एनीवे, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, मेकिंग इंडिया ए स्पोर्टिंग नेशन. काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है एक एक्स सिविल सर्वेंट ने. अब देखिए, कोई भी एक जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता. दैट इज़ सिंपल इज़ दैट. और ओलंपिक्स में अगर आपका देश अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं. आपके देश की इनकम क्या है, आपका देश डेवलप्ड है या फिर डेवलप्ड नहीं है, आपका देश जो है वो स्पोर्ट्स को कैसे देखता है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, आप जितनी गहराई में जाएंगे उतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. और ये सारी चीज़ों की वजह से अलग अलग देश का परफॉर्मेंस अलग अलग रहता है. हम चाहते हैं कि भारत सारे गोल्ड्स, ये सारी चीज़ें जीत जाए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है. आप देखिए, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हमारे देश के जितने भी स्पोर्ट्स के फिल्म्स होते हैं, मैरी कॉम देखना बाकी हैं, लेकिन आई नो द ओवरऑल स्टोरी. मैरी कॉम की पर्सनल स्टोरी मुझे पता है, फिल्म भले ही ना देखी हो. तो हमेशा ये स्टोरी जो है, इट्स ऑलवेज अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और फैसिलिटीज़ ना मिलना. दूसरी कौन सी है, दंगल फिल्म देख लीजिए आप, भाग मिल्खा भाग देख लीजिए, राइट. फैसिलिटीज़ की कमी.
और कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर तो हम पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि हमारे देश में वो चीज़ें है ही नहीं, या फिर हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर आप दुनिया के अच्छे अच्छे कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो फिर आपको उस लेवल का एनवायरनमेंट आपके देश में क्रिएट करना होगा। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड स्विमिंग में काफ़ी आगे हैं। चाइना जो है वो उसमें इतना आगे नहीं है, लेकिन ये जो जिन देशों के लोगों की हाइट काफ़ी सही अच्छी रहती है, अच्छी यानी कि टॉल होती है, 6+ एवरेज हाइट होती है, तो वो स्विमिंग में और बास्केटबॉल और इस प्रकार के स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे रहते हैं। शूटिंग में चाइना काफ़ी आगे है। जर्मनी जो है वो ये जो हॉर्सेस के साथ क्या कहते हैं उसको, दिस अ स्पेशल वर्ड फॉर इट, इक्वेस्ट्रियन जो स्पोर्ट्स हैं उसमें काफ़ी आगे हैं। और ये सारे अलग अलग देशों की अलग अलग खासियत हैं, और जनरली आप देखेंगे कि इन देशों ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट भी की है। इसमें यूएसए बहुत आगे हैं, यूएसए जो है वो नेक्स्ट लेवल पर हैं, बिकॉज ये सारे देशों में पहले से ही ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जमाइका जो है वो स्प्रिंटिंग में काफ़ी आगे हैं, केनिया लॉन्ग डिस्टेंस में। इसके अलावा केनिया किसी भी स्पोर्ट्स में आगे नहीं है, और सेम थिंग गोज विद जमाइका। हुसैन बोल्ट का ये देश है जमाइका, तो स्प्रिंटिंग में आगे हैं, बाकी इसके अलावा दैट्स इट, नथिंग। और यहाँ पर पुल पुश फैक्टर है कि इतनी गरीबी है कि अगर आप रनिंग में सक्सेसफुल हो गए तो आपके सारे दुख दर्द जो है, पैसों का प्रॉब्लम जो है वो चला जाएगा। तो ये है हमारे देश कुछ चीज़ों में, शूटिंग में, एमेटर बॉक्सिंग में, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ों में धीरे धीरे हम थोड़ी बहुत, अब हमारी जो छवि है वो इम्प्रूव हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश में है, एक तो भाई भतीजावाद, फिर फैसिलिटी का ना होना, बड़े बड़े ईगो इश्यूज़, बड़े बड़े कोच, बड़े बड़े ईगो इश्यू, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सॉल्यूशन ये देते हैं कि अलग अलग स्टेट्स के लोगों की खाने की चीज़ें, उनके कपड़े, उनके रहने की चीज़ें, सोने का टाइम, उठने का टाइम, ये सारी चीज़ें अलग हैं हमारे राज्य देश में, राइट। तो जो राज्य के लोग, अगर किसी राज्य में आपको लंबे लोग देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आप बास्केटबॉल और इस प्रकार के स्पोर्ट्स को आगे प्रमोट करें। कई जगहों पर शूटिंग में लोग अच्छे हैं तो वहाँ पर वो, कई जगह पर स्विमिंग में अच्छे हैं तो वहाँ पर। तो इस प्रकार से हमें हर एक राज्य को एक स्पोर्ट का हब बनाना चाहिए। वन स्टेट वन स्पोर्ट पॉलिसी हमें चाहिए। अगर हम ये लेकर आएंगे तब जाकर हम कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें हम अलग अलग राज्यों को एक्सेल कर सकते हैं। वहाँ पर बेसिक सारी फैसिलिटीज़, वो पूरा एनवायरनमेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। और हम आज भी एक गलती करते हैं, हम इंडिविजुअल टैलेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई रनिंग में बहुत फास्ट हैं तो फिर उसको फिर उसी व्यक्ति को हम रनिंग में प्रमोट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो दौड़ नहीं सकता उसको हम रनिंग में प्रमोट करें। व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअली हमें पता चल जाता है कि ये रनिंग में है, तब हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम ग्रूमिंग नहीं करते हैं। ग्रूमिंग इन द सेंस कि हम देखना कि ये व्यक्ति स्विमिंग में अच्छा है या फिर बास्केटबॉल में अच्छा है, एक्सेट्रा। तो ये जो एक चीज़ है, ये सिलेक्शन की प्रोसेस, ये फिल्टर करने की चीज़ें, ये जो सेगमेंट करने की चीज़ है, जो आज भी हमारे स्कूल, कॉलेजेस या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतनी कोई ख़ास है नहीं। ए मोर ह्यूमेन पुलिस फोर्स, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, वी डोंट नीड टू यूज़ द वर्ड फोर्स, वी वांट सर्विस। ब्रिटिश के टाइम पर फोर्स की आवश्यकता थी, आज के ज़माने में वी नीड पुलिस सर्विस। पुलिस रिफॉर्म्स की जब भी बात आती है तो उनकी सैलरी को इम्प्रूव करने की बात होती है, फिर प्रमोशंस को इम्प्रूव करने की बात होती है, सारी चीज़ें। लेकिन एक ऐसा रिफॉर्म जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल लेवल पर जो रिफॉर्म्स हैं। हमारे पुलिस, खास करके जो लोअर रैंक्स में काम करते हैं, उनके साथ उनके ही सुपीरियर जो हैं वो बहुत ही रूड बिहेवियर कई जगहों पर देखने को मिलता है, क्लास देखने को आपको मिलता है। यूके के सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं, यूनाइटेड किंगडम में ऐसा होता है कि आप कांस्टेबल से ही स्टार्ट करते हैं और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आपको प्रमोशन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं चलता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पर कैसा है, रैंक्स ही अलग हैं। आप कांस्टेबल बनेंगे तो आपकी एंट्री लेवल कांस्टेबल, देन सब इंस्पेक्टर, देन पुलिस इंस्पेक्टर, देन DYSP लेवल, देन यू हैव या फिर आईपीएस सबसे ऊपर, फिर DYSP, देन यू हैव सब इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, देन सब इंस्पेक्टर, देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन कांस्टेबल। तो आप
आईपीएस एक बार बन गया देन यू विल बी आईपीएस फॉर एवर। आप कुछ भी गलत काम करें यू विल स्टे आईपीएस। आप एक बार कांस्टेबल हैं, कुछ भी करें यू विल नेवर बिकम आईपीएस ऑफिसर। आपको ग्रास रूट के बारे में सारी चीज़ें पता है, यू विल बी नोइंग मोर थिंग्स, बट आपको वो ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है। तो ये चीज़ें भी हैं। और कई जगह पर सत्यमेव जयते प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि कैसे पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है और कैसे कुछ जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो अपने अपने जो डॉग्स हैं, तो डॉग्स को घुमाने के लिए पुलिस कांस्टेबल को वो ड्यूटी पर लगाते हैं कि आप हमारे डॉग की देखभाल करें, घर का काम करें, कपड़े धोने का काम, बर्तन करने का काम। देन जो मेम साहब हैं उनको कोई चीज़ें चाहिए, ड्राइवर के तौर पर काम करते। तो ये सारी चीज़ें भी कितनी जगहों पर चलती रहती हैं। कस्टोडियल डेथ की बात करें तो हमारे देश में कस्टडी में जो क्राइम होते हैं, डेथ्स होती हैं, तो यू कैन सी हियर क्राइम्स, टोटल क्राइम्स जो हैं ये 25,357 रिपोर्ट किए गए। वो 1 अप्रैल से 30 नवंबर 2015 की बात है। और ये आंकड़ा किरण रिजिजू साहब ने लोकसभा में दिया था। इसी चीज़ को अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करें तो दशकों के आंकड़ों को मिला ले तो भी उतने केसेस नहीं होते। यूके में भी वही है, यूएसए में थोड़े केसेस ज़्यादा है लेकिन हमारे जितने तो नहीं। हमारे तो 1 साल में जितने हुए वो उनके 6-7 साल में ऐसे क्राइम्स होते हैं जेल में और पुलिस के द्वारा किए गए क्राइम्स। फिर एक और रिसर्च की गई और ये देखा गया, मीन्स ये एक सोचने वाली बात है कि एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म कैसे कर सकता है, राइट? इतनी ज़्यादा तकलीफ किसी को कैसे दे सकता है। तो मिलग्रिम्स एक्सपेरिमेंट ऑन ओबीडियंस, मिलग्रिम एक्सपेरिमेंट ऑन ओबीडियंस जो है वो जब किया गया तब पता चला, मीन्स एक ग्रुप बनाया गया, उसमें कुछ लोगों को अथॉरिटी, कुछ लोगों को प्रिजनर्स बना गया। तो फिर देखा गया कि लोगों को है ना बहुत ये चीज़ पसंद है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोर्जन से या फिर एक धाक धमकी से, उसके ऊपर फोर्स के माध्यम से उस व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और ये जो है दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग। जो पिंजरे के अंदर हैं, जो जेल के अंदर हैं, उसने जो क्राइम किया है वही क्राइम आप, क्योंकि आप बाहर हैं, आपके पास पावर है, तो आप जो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं दैट बैड। लेकिन मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं पुलिस में एंड आई नो कि कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जिनको आप गांधीगिरी से कुछ सिखा ही नहीं सकते। वो लोगों को मारेंगे, काटेंगे, ऐसा करने लगेंगे इफ़ यू डोंट बीट देम। तो धीरे धीरे ह्यूमेन लोगों के साथ ह्यूमेन बिहेवियर, वी नीड मोर स्टाफ। फिर एक मैनर्स की आवश्यकता है, कि कैसे बात की जाए, सारे कामों को जो टालने की, तो ये सारी चीज़ें ना हो। ये स्टीरियोटाइप्स जो पुलिस के ऊपर लगे हुए हैं ये सारे हटने चाहिए। और इसके लिए हमें चाहिए कि पुलिस एक्ट जो ब्रिटिश राज ने, ब्रिटिश हुकूमत ने जो ये एक्ट बनाया था उसको हमें 2021 का एक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट जो है वो इसमें, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती हैं कि वो पावर में आकर, उनके पास सबसे इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है? पुलिस फोर्स, राइट? होम मिनिस्टर जो होते हैं राज्य के या फिर यूनियन के, तो पुलिस फोर्स उनको रिपोर्ट करती है, इज़न्ट इट? तो उनके आदेश का तो पालन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर ऐसे व्यक्ति को लेकर आएंगे, वहाँ पर अपॉइंट कर देंगे जो उसके आदेश के पालन को आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। उनका काम तो वैसा भी हो ही जाएगा। तो ये जब तक पुलिस जो है वो पॉलिटिशियंस को रिपोर्ट करती रहेगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को या फिर सरकार को डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के तहत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, तब तक ये सिचुएशन होगी। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हैं जो कहते हैं कि एक अलग से पुलिस का बोर्ड होना चाहिए। अगर कुछ गलत होता है ये आंसरेबल हो गया सरकार को या फिर लेजिस्लेचर को, लेकिन डे टू डे के जो डिसीजंस हैं, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, ये कंट्रोल जो है वो पुलिस के ऊपर, बोर्ड के ऊपर नहीं होगा। और बोर्ड जो है उसमें ऐसे ही लोगों को अपॉइंट किया जाएगा जो निष्ठावान है, जो देश के हित के लिए काम करते हैं, करप्शन फ्री है, एक्सेट्रा। और कुछ दिनों पहले हमने बात भी की थी, इज़न्ट, कि सिर्फ करप्शन या फिर नॉन करप्शन से कुछ नहीं होगा, यू नीड एफिशिएंसी एज वेल। तो ये एफिशिएंट लोगों को यहाँ तक हमें पहुँचाना पड़ेगा और जो नॉन करप्ट हो। एंड इट्स अ रेयर थिंग, बट अगर हम ये कर पाए तो पुलिस रिफॉर्म्स हो पाएंगे। और पुलिस रिफॉर्म हो गए तो बाकी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें रिफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सारी चीज़ों में हमारा देश जो है कि एक अलग ही लेवल पर हमारी सोसाइटी पहुंच जाएगी अगर हमारे देश में ह्यूमेन पुलिस और आज के ज़माने में जो पुलिस चाहिए वे ये पुलिस आ जाए तो। और जो पुलिस वाले लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही एक नया ही जीवन होगा।
उनके लिए एक बहुत ही इज्जत वाली ये नौकरी हो जाएगी। वैसे बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे स्ट्रेस और ये सारी चीज़ें, जस्ट इमेजिन कि वो सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, उसके बाद कोई और उनके जॉब को टेक ओवर कर लेगा, आराम से वो अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगे। कभी अप्स एंड डाउन्स होंगे, कभी उन्होंने ज़्यादा काम कर लिया तो दूसरे दिन उनको छुट्टी दी जाएगी। इस प्रकार की अगर एक पुलिस व्यवस्था बनाई जाए तो कितना अच्छा काम हो सकता है हमारे देश में। मीन्स क्या क्या नहीं कर पाएंगे हम, जस्ट इमेजिन, सोचिएगा इसके बारे में। और ये है आपका जो कल मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर। आज का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको पूछ लिया है। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।